Assalamu alaikum and hello to everyone. Today we have an OT therapist जिनका child education and development से 13 years का relationship है. Her name is हिना नुमान. अपना introduction and experience हमारे साथ वो खुद share करेंगी. जी हिना. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना नुमान है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 ईयर्स से मैं चाइल्ड एजुकेशन में काम कर रही हूँ। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए हम चूँकि मॉन्टेसरी सिस्टम को रिलेट करते हैं, तो कुछ चीज़ें डिप्लोमास इस सिलसिले में मैंने लिए थे। जब हम छोटे बच्चों के साथ डील करते हैं तो आपको पता है स्कूल एनवायरनमेंट में हर तरह के बच्चे मिलते हैं। तो वहाँ हमें थोड़ा रिसोर्स टीचर के तौर पे इन चीज़ों की नो हाउ होना ज़रूरी है। और वहाँ कुछ चीज़ें करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनको हम अगर अपने बच्चों के साथ अप्लाई करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें मुझे मालूम है, मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करें और अगर बेनिफिशियल हो सकें तो बहुत खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अब आप इंशाल्लाह शुरू करें। इंशाल्लाह they will be really beneficial. सबसे पहले हम अपने series of questions को discuss करते हैं कि आज हम क्या क्या elaborate करेंगे यहाँ पे आपके साथ. सबसे पहला और मेजर क्वेश्चन तो होगा व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिकॉज ये टर्म काफ़ी कंफ्यूजिंग है उन लोगों के लिए जिनका इस फील्ड से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा. उसके बाद रियली इम्पोर्टेंट टू नो कि हाउ इट वर्क्स ऑन बिहेवियर और बच्चे को सोशली इंटरैक्टिव कैसे बनाती है ये थेरेपी. एक और चीज़ जो 8 कॉमन साइंस हैं ओटी ट्रेनिंग के कि किन किन बच्चों को इस थेरेपी की ज़रूरत है अपार्ट फ्रॉम बीइंग न्यूरोटिपिकल और ए न्यूरोटिपिकल. फिर हम आएंगे हाइपर एक्टिविटी पे विच इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. ओटी की प्रैक्टिसेस हाइपर एक्टिविटी को कैसे रिड्यूस करते हैं और एक बच्चे को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड हमेशा हम इस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि होम बेस्ड मेथड्स क्या होने चाहिए जब हमारे पास थेरेपी ना हो. कोरोना एनवायरनमेंट में या वैसे भी घर पर उनके लिए कौन सा ऐसा प्ले डिज़ाइन किया जाए कि थ्रू प्ले वो ओटी प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में इंजॉय कर सकें, जो उनके लिए एक फन भी हो, लर्निंग भी हो और उनकी बॉडी स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा हो. और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि जब बच्चे थेरेपिस्ट के साथ कोऑपरेट ही करना ना चाहें तो वो उनको कैसे रेडी करते हैं इन अ फन एंड गुड मैनर. चलिए स्टार्ट करते हैं. Question number 1 and a really ऑक्यूपेशनल थेरेपी important question. What is occupational therapy? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे डिस्कशन से पहले एक बात बिल्कुल ज़हन में रखिएगा कि इस वक़्त हम किसी भी किस्म के मेंटल डिसऑर्डर, किसी किस्म की डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे। इस वक़्त हम बहुत कॉमन कॉजेज़ की बात करेंगे जो नॉर्मल बच्चे जो हैं उनके साथ भी हो सकती हैं। होता असल में क्या है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को अगर आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा एडल्ट्स के साथ भी किया जा रहा होता है। इट मीन्स ये एक बॉडी मूवमेंट है जो ब्रेन डेवलपमेंट करती है, ठीक है। अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि स्पीच थेरेपिस्ट कहते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ जाएं। क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं कि हमें स्पीच के लिए भी ब्रेन डेवलपमेंट चाहिए। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी बिल्कुल सिंपल चीज है। वो इस तरीके से कि हम बच्चे में या अडल्ट में या ऐसे किसी बच्चे में जिसे स्पेशल नीड हो, ठीक है, तो उसके अंदर हम बच्चों को नॉर्मल लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते, ठीक है। वो अपने डेली जो उसके रूटीन है उसको वो खुद करने के काबिल हो जाए, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी हम खत्म कर। होता असल में क्या है, अगर आप मॉन्टेसरी सिस्टम को गौर से देखें या उसको हम थोड़ा सा बताएं तो ईपीएल एक्सरसाइजेज जो एक्सरसाइज ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसमें हम नॉर्मल बिल्कुल छोटे वो टास्क जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा गोल होते हैं वो हम कराते हैं। मारिया मोंटेसरी ने वो इसलिए कराया था, उससे असल में तो उन्होंने डिसेबल बच्चों के साथ काम किया था जो बिल्कुल ब्रेन एंड बॉडी दोनों फिजिकली भी वो डिसेबल थे। जब उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से उसके रिजल्ट्स देखे तो उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये जब इन बच्चों पे इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये नॉर्मल बच्चों पे कितना करेगा। इस तरह उन्होंने वो चीजें इस एजुकेशन का हिस्सा बना दी। आप लोग जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम सेंसरी पार्ट्स लेके जा चलते हैं, आप सेंसोरियल मटेरियल लेके जाते हैं, वो एक्सरसाइज जैसे आप फ्रेम्स कराते हैं, बटन्स हैं, ये सब चीजें वो अपना ऑन एंड ऑफ बच्चा करने काबिल होता है, अपने काम खुद करता है। तो डिपेंडेंट करना
किसी भी बच्चे को उसके नॉर्मल और घर के सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएट करना एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है। ठीक है, अब बहुत सिंपल वे में आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम या किसी भी किस्म का डिले, डेवलपमेंट डिले, ये तो बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे जाएं। लेकिन एक बात ये याद रखें कि इसकी जरूरत बाज दफा बच्चों को होती है जो हमारी नजर से नहीं गुजरती। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो ये क्लियर हो गया कि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ बच्चे को माहौल के साथ जोड़ने का काम करती है, यानी कि हम उसको इतना इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने टास्क जो है वो खुद से बगैर किसी की मदद के सर अंजाम दे। फिर हमारे पास एक चीज आ जाती है, 8 साइन। कैसे आप मालूम कर सकते हैं कि आपके बच्चे को ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है? अगर आपके बच्चे सॉरी का टू इंटरप्ट, आप ये कहना हम्म, चाहती हैं कि 8 साइंस सबके लिए हैं, न्यूरोटिपिकल एंड सबके लिए हैं, के लिए? सब, बिल्कुल। हाँ सबके लिए। देखिए अभी आपको मैं बताऊं, जो ये कोविड का सारा सिनेरियो चला है, इसमें कुछ बच्चे एंजाइटी की तरफ गए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे स्क्रीन एडिक्ट हो गए। ठीक है, ये सब भी वही सारी चीजें हैं जो कि हम दूसरे बच्चों को दे रहे होते हैं, लेकिन हम चूंकि ये सोच लेते हैं हमारे बच्चे को तो कोई मसला नहीं है, तो उस वो तो बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये जो बिल्कुल ठीक है ना, ये उसको मसाइल की तरफ लेके जाता है। लेके जा रहा है, ठीक बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो हाँ, आपने ये चीज आपने जज करना है अपने बच्चे को, आपने देखना है। सबसे बड़ी बात, आपको मालूम है कि आपका बच्चा, जैसे कुछ लोगों के पास ये बात होती है कि 6 मंथ्स में हमारा बच्चा बैठने लगा है। अगर आपका बच्चा 8 महीने तक नहीं बैठ रहा, आपका बच्चा 10 महीने तक नहीं बैठ रहा, तो आपको 10 महीने पे आपके बच्चे ने बैठना स्टार्ट नहीं किया, तो इट मीन्स अभी आपका साइन है, आप चेक करें आपका बच्चा क्यों नहीं बैठ। ठीक है, अगर आपका बच्चा 10 महीने में बैठ गया है, तो फिर आप अपने आप को थोड़ा सा ये सुकून रखें कि अब वो चलेगा और भी देर से। फिर हम्म उसे नॉर्मल बच्चों के साथ आपने मिलाना नहीं है कि नहीं हम्म उनका बच्चा तो 10 महीने में चलने लगा था, मेरा बच्चा दस, हम्म क्योंकि ये एंजाइटी हम अपने बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर देते, हम्म हमें लग रहा होता है वो नहीं समझ रहा। हम्म सबसे बड़ी बात, डेवलपमेंट डिले आपको नजर आए तो हम्म आप बस अलर्ट हो जाएंगे, यार ये मुझे अब चेक एंड बैलेंस रखना है कि कितना डिले जा रहा है। फिर हम्म आपने ये चीजें, डिफिकल्टी है उसको मोटर स्किल्स में, जैसे अगर आपने हम्म उसके आगे एक ग्लास रखा है, तो वो बच्चा उस ग्लास की तरफ जा तो रहा है, लेकिन वो विजुअली और हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन को लैक कर कोऑर्डिनेशन। रहा है। ठीक है, अब वो ग्लास पकड़ रहा है, लेकिन अपने हिसाब से वो विजुअलाइज करके पकड़ रहा है, बट वो ग्लास आगे है या पहले है। ठीक है, ओके, तो मतलब इसका वो सही से मकसद उसको है ऑब्जर्व करके उसे ऑब्जर्व नहीं, वो टैक्टिकल सेंस कोऑर्डिनेट। को यूज नहीं कर हाँ, पाता। वो चीज उसकी वो एक टेक्टाइल की तरफ नहीं जा रही। ठीक है ना, एक हम्म लैकिंग ये आ गई। फिर हम्म आपने ये देखा होगा, ग्रॉस मोटर स्किल है कि बच्चे के अंदर तीनों चीजें, वो चल भी रहा है, बैठ भी रहा है, लेकिन जब आप उसको किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो एकदम से उसको टाइम लग रहा है उसे समझने। हम्म ठीक है ना? फिर हमारे पास है विजुअल प्रोसेसिंग स्किल। अब होता क्या है कि आपके बच्चे को आप कह रहे हैं कि आप जाएं, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर उन्हें एजेस नजर नहीं आते, वो बच्चे स्टेयर से टकरा जाते हैं, किसी टेबल से टकरा जाते हैं, उनको ग्लास आइडेंटिफाई नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक विजुअल कोऑर्डिनेशन की लैकिंग है। इसे बिल्कुल ऐसे नॉर्मल ना आप नहीं ले सकते। अगर आपका बिल्कुल व्हाइट फर्श है और उसके ऊपर ग्लास है, तो आपका बच्चा अगर उसको नहीं आइडेंटिफाई कर रहा, तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है कि उसे टाइम लगेगा। लेकिन अगर नीचे आपके फ्लोरिंग डार्क कलर में है, फिर भी आपका बच्चा उसको एक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, तो आपको फौरन उसको विजुअल चेकअप पे लेके जाना चाहिए। ठीक है, फिर ओरल सेंसरी स्किल्स होते हैं कि बच्चे को आप खाने के लिए दे रहे हैं और वो ड्रॉप आउट हो रहा है साइड से, उसको एक तरीके से वो अपना सलाइवा मेंटेन नहीं कर पा रहा। बाज दफा बाज बच्चों को आपने देखा होगा कि खाना अंदर लेके जाने के बजाय उनका अक्सर बाहर आ जाता और च्यूइंग है, मेथड्स यानी कि नहीं क्या हो आते रहा हैं। है, हाँ वो एक तरीके से उनका रिटर्न बैक पे आपका काम चल रहा है। तो ये एक आपको फौरन ये चीज आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि वो इस वक्त अपने ओरल जो सिस्टम है सारा का सारा उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा उसके साथ। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि सेंसरी प्रोसेसिंग है, बच्चे को रफ स्मूथ नहीं समझ में आ रहा, बच्चे को ये नहीं मालूम हो रहा कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो सॉफ्ट है क्या, वो बार बार पकड़ के अपनी शर्ट को देख रहा है कि ये क्या है। इसका मकसद है वो किसी कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है, और अभी हम हिरा, दोबारा मैं बताऊं कि हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं इसमें। जी जी ठीक है, जी, मैं जिनको समझ रही कोई हूँ। प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशल इंटरेक्शन। आपने देखा होगा बाज बच्चे अगर घर में मेहमान आए तो उनको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। जैसे मेरा एक सेशन निदा के साथ हुआ था, तो उसमें हमने बताया था कि बच्चों को मिलवाएं,
अपने गेस्ट से मिलवाएं, उनको हटाएं नहीं कि नहीं मेहमान आए हुए आप बाहर जाओ। ठीक है, ये एक चीज हम लोग करते हैं। लेकिन बाज बच्चे ऐसा होता है कि कोई अगर सलाम कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, हाथ मिला रहा है, तो वो इंटरेक्शन में क्या करते हैं, वो माँ की गोद में आ जाएंगे या अब्बा के पीछे छुप जाएंगे। ये भी एक साइन है कि वो सोशल एंजाइटी का शिकार है। फिर उनको खेलने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ हैं तो वो नहीं खेल पा रहे, वो उनके साथ उतनी स्पीड से नहीं खेल पा रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे एकदम से कह देते हैं भाई आपसे नहीं हो रहा, आप हट जाओ। ठीक है, तो वहां आपने चेक करना है कि आपके बच्चे का बिहेवियर उस वक्त क्या है। ठीक है, कि वो किस तरीके से उस वक्त रिस्पॉन्ड करता है। तो ये बहुत साइन है, 8 साइन ये ऐसे हैं जो अगर आपको अपने बच्चे में नजर आए तो आपने फौरन इनके ऊपर ध्यान देना है और घर में ही उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट कर देनी है।